हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं परी कथाएं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करती थी। वह अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। बच्चे भी बुजुर्ग महिला के साथ बहुत खुश होते थे। एक बार महिला गांव से कहीं चली जाती है। कई दिनों के बाद भी जब बुजुर्ग महिला का पता नहीं चलता तो गांव के बच्चे दुखी हो जाते हैं और बुजुर्ग महिला की तलाश में लग जाते हैं। बच्चों को परेशान देख गांव के लोग बुजुर्ग महिला के घर की तलाशी लेते हैं। उन्हें एक कागज मिलता है और जैसे ही वह उसे खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है परियों की कहानी। बच्चों के मन में कहानी जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे जैसे परियों की कहानी की बात गांव में फैलती है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ जाता है। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर कहानी वाला पन्ना ले लेता है और सभी को शांत बैठने के लिए कहता है और कहानी पढ़ना प्रारंभ कर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत परियों का शहर था जहाँ कई तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं परियों में एक छोटी सी परी थी जो कि बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह दिखाई देती थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी थी। एक बार खेलते हुए उसे चोट लग जाती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। अपनी बच्ची को तकलीफ में देख सभी परियां उसके पास पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें ताज्जुब होता है क्योंकि परियों की चोट तुरंत ठीक हो जाती है। फिर इस नन्ही परी के साथ क्या हुआ था जो ये इंसानों की तरह बर्ताव करने लगी थी। परियां तुरंत अपनी बच्ची को लेकर अपने महल पहुंचती हैं और दिव्य शक्तियों के द्वारा नन्ही परी की चोट ठीक कर देती हैं। लेकिन जो काम स्वयं होना था उसके लिए परियों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। यह बात उन्हें चिंतित कर रही थी। उन्हें लगने लगा था कहीं हमारी नन्ही परी एक इंसानी बच्चे की तरह तो नहीं है। परियों में रूप बदलने की कला होती है, लेकिन वह वक्त के साथ प्राप्त की जाती है, जिसके लिए नन्ही परी अभी बहुत छोटी थी। परियों को जब भी कोई समस्या आती थी तो वह ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक छोटे से मंदिर में जाकर ध्यान किया करती थी और उनको समस्या का समाधान मिल जाता था। नन्ही परी के हालात किसी से छिपे नहीं थे। सारी परियां उड़ते हुए उसी ऊंची पहाड़ी पर बने मंदिर में पहुंच जाती हैं और अपनी पूजा विधि प्रारंभ कर देती हैं। कई घंटों के बाद मंदिर की दीवारों से आवाज आने लगती है, तुम्हारी बच्ची को इंसानों के बीच पूरा जीवन जीना होगा और इसके बाद ही वह पूर्ण रूप से परी बनेगी। परियां रहस्यमयी वाणी सुनते ही दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी नन्ही बच्ची को इंसानों के बीच रखना होगा और फिर दिल पर पत्थर रखकर मंदिर के आदेश के अनुसार सारी परियां अपनी नन्ही परी को इंसानों के बीच बस्ती में छोड़ देती हैं। इस बच्ची को देखते ही इंसानों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी बच्ची से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन बच्ची कुछ नहीं बोलती। उसके लिए सभी इंसान अजीब लग रहे थे। उसने इंसान पहली बार देखे थे, लेकिन वह परी थी। वह बहुत जल्दी मनुष्यों की तरह बर्ताव करना सीख लेती है और उनके बीच घुल मिल जाती है। बच्ची उन्हें बताती है कि उसके माँ बाप कहीं बिछड़ गए हैं और वह अकेली रह गई है। बच्ची की बात पर सभी भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कई वर्षों से वह गांव वालों के बीच में रह रही होती है, जिसका इंतजार आज खत्म हो जाता है और वह परियों की शक्ति पाने के लिए इंसानों की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती है। उसने अपना पूरा जीवन साधारण मनुष्य की तरह जिया था और यह नहीं, वह परी कोई और नहीं, वह बुजुर्ग महिला होती है जिसने अपनी ही कहानी लिख कर रखी होती है। गांव के सभी लोग
परी की कहानी सुनकर चकित रह जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतने वर्षों से सभी जिस बुजुर्ग महिला के साथ रह रहे थे वह एक परी थी। बुजुर्ग महिला के रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। जलपरी की दुनिया। एक बहुत विशाल समुद्र था जहाँ जीवों की अलग ही दुनिया बसी थी। यहाँ भांति भांति के सुंदर जीव रहते थे और इन्हीं जीवों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी जलपरी की दुनिया थी। जहाँ जलपरियों का एक परिवार रहता था। जलपरियाँ अक्सर रात के घने अंधेरे में निकला करती थी। कभी कभी वह समुद्र के बाहर जाकर आम लोगों के बीच बिना किसी को पता चले रहकर भी आ जाया करती थी। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत चुके थे। एक बार रात के समय एक गोताखोर समुद्र के अंदर तैर रही होता है। अचानक उसकी नजर जलपरी पर पड़ती है। वह जलपरी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और कुछ ही समय के बाद वह जलपरी के महल तक पहुंच जाता है। महल को देखते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि महल की दीवारें सोने की नायाब कारीगरी से सुशोभित लग रही थी। महल के दरवाजे में चमचमाते हीरे जड़े हुए थे और महल का फर्नीचर नायाब आभूषणों से सजाया गया था। गोताखोर ने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इतनी बेशुमार दौलत देखकर वह चकित हो जाता है। गोताखोर तैरते हुए महल के तहखाने में चला जाता है। तहखाने में जलपरियों के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन गोताखोर को देखकर वे डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। अपने बच्चों की चीख पुकार सुनकर जलपरियां तहखाने पहुंच जाती हैं, लेकिन गोताखोर की किस्मत अच्छी होती है। जलपरियों के आने से पहले वह एक चट्टान की दरार में छुप जाता है। जलपरियां काफी देर तक गोताखोर को खोजती हैं, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो वह अपने बच्चों को लेकर तहखाने से बाहर चली जाती हैं। और सभी समुद्र जीवों को आगाह करती हैं कि हमारी दुनिया में कोई बाहरी जीव आ चुका है जिससे हम सभी को खतरा हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जलपरी का ऐलान सुनते ही सभी जीवों में अफरा-तफरी मच जाती है। सभी गोताखोर को खोजने लगते हैं। समुद्री सतह में जीवों की हलचल से समुद्र के पानी का रंग बदलने लगता है। गोताखोर को समझ में आ जाता है कि अब उसका बचना असंभव है, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में से एक बम निकालता है और उसका टाइमर चालू करके जलपरियों के बीच फेंक देता है और अगले ही क्षण एक जोरदार धमाका होता है, जिससे बहुत से जीवों की जान चली जाती है। समुद्री पानी में चारों तरफ मरी हुई मछलियां दिखाई देने लगती हैं और समुद्र का सारा पानी खून से लाल हो जाता है। गोताखोर सोचता है कि यही सही समय है जब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। वह इसी बीच अपना ऑक्सीजन पाइप निकाल लेता है ताकि वह तेजी से ऊपर जा सके। ऑक्सीजन पाइप निकालते ही उसकी गति बढ़ जाती है और वह ऊपर पहुँचने लगता है। बहुत कम समय में वह पानी से बाहर निकलकर तेजी से तैरते हुए अपनी नाव पर चढ़ जाता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाता देख उसके टीम मेंबर उसे गले लगा लेते हैं। गोताखोर अपनी टीम से मिलकर बहुत खुश होता है और अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगता है। यहाँ दूसरी ओर जलपरी की दुनिया तबाह हो चुकी होती है। बम के जोरदार झटके ने सभी जीवों को तितर-बितर कर दिया होता है।
सभी अपने परिवार से बिछड़ चुके होते हैं। कईयों की लाशें समुद्र के पानी में तैर रही होती हैं। जलपरियां अपने परिवार के सदस्यों के लिए विलाप कर रही होती है। जलपरियों को गोताखोर की यह हरकत नागवार गुजरती है। जलपरियां अब उससे बदला लेना चाहती थी। पानी के ऊपर गोताखोरों की नाव चल रही होती है। तभी अचानक जलपरी के जोरदार झटके से नाव पलट जाती है। सभी गोताखोर अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। इसी बीच जलपरी उस गोताखोर को खींचकर ले जाती है जिसने जलपरी की दुनिया तबाह की थी। गोताखोर जलपरी की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जलपरी की ताकत के सामने गोताखोर का जोर नहीं चलता और वह पानी के दबाव में डूबता जाता है। समुद्र की सतह में पहुंचने से पहले ही गोताखोर की मृत्यु हो जाती है और समुद्री जीव गुस्से से उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जलपरियों ने अपना बदला ले लिया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। पनौती। एक कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि ऊंट पर बैठे हो तो भी कुत्ता काटा। इसी को पनौती कहा जाता है। जिसके जीवन की ग्रह दशा विपरीत होने लगती है, समझो उसकी पनौती शुरू हो गई है। पनौती को समझाने के लिए एक जबरदस्त कहानी की रचना की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपको भरपूर मनोरंजन प्रदान करेगी। एक गांव में हीरालाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिससे वह खेती किया करता था, लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ कर के बोता, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती। और तो और हीरालाल जिस किसी व्यक्ति के खेत में जाकर खड़ा होता तो खेत के उस हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। गांव के ज्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वह जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते। हीरालाल अपनी बुरी किस्मत से परेशान था। वह अपने आप को कोसता रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। भले ही हीरालाल की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरालाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे अपने खेतों में जुताई करवा रहा था। हीरालाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। हीरालाल अपने गांव के कई खेतों में जायजा लेने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन किसी खेत के अंदर वह प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह एक पनौती है। अगर उसने किसी के खेत में कदम रख दिया है और अगर उस जगह फसल नहीं हुई तो इल्जाम उसी पर आएगा। हालांकि वह इस बात से अंदर ही अंदर दुखी रहता था, लेकिन वह अपने दिल का दर्द छुपाकर अपने काम में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों की बुआई कर ली थी। बुआई के दौरान पानी की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन वही होते ही एक सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगा था। बारिश की बूंदों का आकार बढ़ चुका था। किसान अपने खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरों में साफ साफ बारिश का डर नजर आ रहा था, लेकिन हीरालाल के चेहरे में सिकन तक नहीं थी। वह बारिश से बेखौफ होकर अपने खेतों में टहल रहा था। एक रात बारिश अपनी विकराल रूप धारण कर लेती है। गांव के आसपास के नदी नाले पूरे उफान में आ जाते हैं। पानी गांव के खेतों में घुसने लगता है और जैसे वो लोग सुबह उठकर गांव के चारों तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गांव के सभी किसानों के खेत पानी से डूब चुके थे।
पानी ने सभी की फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्रासदी से टूट चुके थे और सभी को पूरी उम्मीद थी कि किसी भी खेत में एक दाना तक नहीं होगा। और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। गांव के किसी भी खेत में अनाज का एक पौधा तक नहीं उगा था। सिवाय हीरा लाल के आसपास के गांव की सभी फसलें तबाह हो चुकी थी। लेकिन हीरा लाल ने इस वर्ष की खेती में धास रच दिया था। उसके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी। उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था। दूर दूर के गांव से लोग हीरालाल के खेत देखने आ रहे थे। सब ये जानना चाहते थे कि हीरालाल ने किस तरह के बीज और खाद का इस्तेमाल किया है कि इतनी खतरनाक बारिश में भी इसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई। हीरालाल मन ही मन प्रसन्न था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अचंभा लग रहा था कि आखिर क्यों सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसके खेतों को कुछ नहीं हुआ। गाँव वालों की नजरों में हीरालाल के माथे से पनौती का ठप्पा हट चुका था। अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगते हैं। हीरालाल पैदल अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं। हीरालाल उन्हें पहले से पहचानता था, इसलिए वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और औपचारिकता के तौर पर उनका हाल पूछने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से हीरालाल के लिए चाय लाने को कहते हैं। हीरालाल चाय पीने को मना कर देता है और कहता है, अरे बाबूजी, अभी खेत जाना है, फिर थोड़ा सैर का काम भी यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा आपके पास थोड़ा बैठ लूँ तो आ गया। तभी एक गाय हीरालाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। उस गाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा परिवार बाहर निकल आता है। सभी हीरालाल की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हो चुका था जिसकी इस परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। यह गाय मरने की हालत में थी और पिछले 1 हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह अपना सर उठा सके, लेकिन वह हीरालाल के पास चलते हुए आई थी। परिवार के लोग उस गाय को बहुत प्यार करते थे और वह उसका इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन गाय की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। लेकिन आज जो हुआ उसने हीरालाल को सबकी नजरों में एक फरिश्ता बना दिया था। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल जाती है कि हीरालाल के आने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जैसे ही हीरालाल को पता चलता है कि लोग उसे अब चमत्कारी व्यक्ति समझने लगे, उसे अपनी कुंडली में संशय उत्पन्न होता है और वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष आचार्य हीरालाल की कुंडली देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। ज्योतिषी बहुत ज्ञानी थे और वह हीरालाल के ग्रहों और नक्षत्रों से उसके साथ हो रहे चमत्कार को देख लेते हैं। वह हीरालाल से कहते हैं, तुम्हारा कुंडली यूँ कह रहा है कि तुम किसी भी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं ग्रहों का दुष्परिणाम यह भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और यह तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। अर्थात यदि तुम किसी के अच्छे कार्य में जाओगे तो उस कार्य के खराब होने की आसार बनेगी, लेकिन यदि किसी समस्या तकलीफ में फंसे व्यक्ति के पास उपस्थित हो, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम अच्छे कार्यों के लिए पनौती बनोगी या बुरे कार्यों के लिए चुनौती। दरअसल ज्योतिषाचार्य का कहने का आशय यह था कि कार्यों में जाने से बचना चाहिए और जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, समय निकालकर उनके पास जरूर जाना चाहिए और यही हीरालाल के जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हो सकता है। तभी उसे मन की शांति मिलेगी। हीरालाल ज्योतिष की बात समझ जाता है और अब वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य लोगों की मदद करने को बना लेता है। हीरालाल अपने सभी काम करने के लिए नौकर रख लेता है और अपने खेतों में जाना बंद कर देता है। गांव में जिस भी व्यक्ति के खेत बंजर हो चुके थे, वह फिर से अपने खेतों में बुआई शुरू कर देते हैं और हीरालाल को अपने खेतों में चलने को कहते हैं और लोगों का यह टोटका काम आने लगता है। देखते ही देखते हीरालाल दूर दूर के गाँव में प्रसिद्ध
होता जाता है। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगते हैं और वह लोगों की समस्याओं का निराकरण अपनी क्षमता के हिसाब से कर देता है। अपने आप को पहचानने की वजह से हीरालाल का श्राप ही उसके लिए वरदान बन चुका था। हीरालाल लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है और इसी के साथ कहानी का आखिरी पन्ना बंद हो जाता है। सोने की चिड़िया। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबको आश्चर्यजनक चीज थी। एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़ी और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में सफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की और उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। तुम इस रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गाँव में पहुंचोगी। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में सी
बनती सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लोमड़ी का बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांटकर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सराएं थी। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। दूसरी सराय बत्ती सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वे भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वहीं लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, कह रही हो जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जाकर पहुंच गई। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय में दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा, दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे से उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर नए पिंजरे में आते ही
चिड़िया ने खूब जोर जोर से सुर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी का उसका इंतजार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम इस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किले मिलेगा। उसी किले के घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास एक घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ी। यह जीन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी थी। इतने सुंदर घोड़ी पर पुरानी चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ा गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल के खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसे लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचाए देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगी राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहाँ से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे।
यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसने अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन लगातार खोदने पर भी वह पहाड़ का एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही थी। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं तुम्हारी थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वह लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और ये अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इसे राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचोगे तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना
और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास जाओगी तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दे दूंगा। जब मैं पिंजरा तुम्हारे पास लाई तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते देखते एड़ मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ न कुछ जरूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकती तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरी, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम तो अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें भी दोनों सराएं थी। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कसूर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहाँ तो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जा रही है वे और कोई नहीं बल्कि उसके भाई ही थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे तो उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चढ़कर अब गाँव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन दोनों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार के कुछ देर कुएं के पास आराम करते रहे। वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं।
राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वह राजकुमारी खुश हुई और न सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी थोड़ा सा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में न फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी न मालूम कैसे कुएं के मेंबर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद किए देती हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल जाओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पैने में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उनके बदले पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिड़हिड़ाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर पहुँचा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मेले कुचैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिया। वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उसे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को भी धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज था। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला और ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, कहो राजकुमार, आज इतने कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना। तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमार मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश में लौट सकूंगा।
राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार अपने अपने देश को खुशी खुशी लौट गए। शैतान के 3 सोने के बाल परी कहानी बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे की होठ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उसी गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिन पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूँगा और इसका काम तमाम कर दे तो न ही यह भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी, मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पाल कर बड़ा करूँगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी, यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब ये तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, चूंकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है इसलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है, शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पनचक्की में जाकर अटक गया। उस पनचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का है, क्यों ना मैं इस बच्चे को पनचक्की के मालिक के पास ले जाऊं, वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पनचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे
के बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस चक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, यह मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़की को खत्म करने की तरकीब फिर सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़की ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मोहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं पर दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। सब ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजे नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ। और रानी माँ को यह खत लिखने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात को जाने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था। सो से बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात में के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर गुस्सा करने लगी। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी, जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजी की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए इस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी में उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे यह लड़का राजमहल में पहुंचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ को तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने ऐसी आज्ञा। एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी के विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता था। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह करना इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन
उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे लगे राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानकर बहुत